अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्स आउटलाइन पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, इंडिजीनियस एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज। अच्छा, अब सबको पता है कि हमने गालबन ये जितनी चीजें पढ़ के देखी हैं, अल्लाह भला करे, रिलेटेड टू ये, अल्लाह भला करे आपका, क्या कहते हैं, हाउ ऑयल इज फॉर्म्ड। मतलब अब मैंने आपके साथ जिक्र करा था कि अपस्ट्रीम का एक होता था जिक्र, एक डाउनस्ट्रीम का होता था और एक मिड स्ट्रीम का होता था, ठीक है ना। अब हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा कि अपस्ट्रीम के लिहाज से क्या देखा जा सकता है, उसमें हम इंडिजीनियस एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज का जिक्र देख लेंगे कि हमारे पास सर्वेस क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सर्वेस क्या बताते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास अगर आप इंटरनेशनली देखना चाहते हैं तो कौन कौन से जो है ना आपके पास कंट्रीज हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। अब जो सर्वेज होते हैं हमें ये बता देते हैं कि कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर। देन कमिंग टुवर्ड्स द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, सिग्निफिकेंट टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स हैं। फिर कैरेक्टराइजेशन एंड एवैल्यूएशन ऑफ क्रूड स्टॉक है, जो कि गालबन आपसे काफी दफा डिस्कस कर चुका हूं मैं। देन कमिंग टुवर्ड्स द क्रूड प्री हीटिंग एंड प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, इसमें पाइप स्टिल हीटर्स, फर्नेसेस, ठीक है ना, इसका जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि आपको इसमें थोड़ी सी जो ना मैं डिजाइनिंग भी करा दूं इसके अंदर, मैथमेटिकल जो डिजाइनिंग होती है जो कैलकुलेटेड फॉर्म में करते हैं। देन हमारे पास डिसॉल्टिंग आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक कॉलम, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम स्ट्रिपिंग, अरेंजमेंट ऑफ टावर्स। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट ऑफ टावर्स है ना बेटा, ये गालबन आपके पास नेल्सन रिफाइनरी की किसमें किताब मेंशन्ड होगी, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, नेल्सन, ये पॉइंट नंबर 6 पे होगी इस कोर्स आउटलाइन में, ठीक है। एक ये बुक बेटा आपने कंफर्म लेनी ही लेनी है। फहीम की किताब तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, और जेम्स एच गैरी जो पॉइंट नंबर 3 है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। मैं बेसिकली 3 से 4 किताबों को लेके चलता हूँ, ठीक है। द मेन बुक फॉर मी इज फहीम, फंडामेंटल्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ कुछ हिस्सा मैं नेल्सन से भी उठाता हूँ कि नेल्सन से भी हम थोड़ी ना कैलकुलेशंस देख लेते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी अच्छे से डिफाइन आउट की गई हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आवाज आ रही है ना बेटा बच्चों को? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। सब बच्चों को आ रही है, क्लियर आ रही है, कोई लैग तो नहीं करी चीजें? नो सर। चले ठीक है, चले ठीक है। अच्छा जी, जी 46 रोल नंबर, आपको सवाल है बेटा कोई? नहीं सर, वो बता रहे थे कि आवाज आ रही है आपकी सीपी को। चले चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके आगे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रेज, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिफ्लक्स एम्प्लॉयड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैकेज अप्रोच, इसको भी हटा दें। प्रोसेसिंग प्लान, स्कीम्स एंड प्रोडक्ट पैटर्न्स ऑफ रिफाइनरीज, मॉडर्न सेपरेशन, कन्वर्जन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, थर्मल एंड कैटालिटिक एंड रिफॉर्मिंग, हाइड्रो क्रैकिंग, ऑक्सिलरी प्रोसेसेस के अंदर आपके पास देखें, अल्लाह भला करे, ये एसिड रिमूवल के ऊपर बात हो जाती है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के ऊपर बात हो जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम डाउन स्ट्रीम जो बिल्कुल मतलब कह लें कि जैसे यूरो 5 स्टैंडर्ड्स हैं, यूरो 6 स्टैंडर्ड्स हैं, यूरो 7 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। उस सिलसिले में जो ना गालबन हमें देखना पड़ता है कि ना कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को हम लेके चल सकते हैं। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स टू सॉल्व रिफाइनरी ब्लेंडिंग एंड प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इस पे इतना जिक्र नहीं करेंगे बहरहाल। अच्छा, मैं आपके साथ जो ना फिर एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ बुक शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। किताब कहाँ गई आपकी? चले जी,
प्रेजेंटेशन शेयर हो गई बेटा आप लोग के साथ? यस सब बच्चों के साथ शेयर हुई है? अच्छा जी, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। पहले हम पहले लेक्चर को देख लेते हैं, ठीक है? दिस वुड बी योर CLOs, ठीक है? ये CLOs का थोड़ा बहुत जिक्र है, ये भी आप देख लेंगे, इस बाद में कर लेंगे डिस्कशन, ठीक है ना? रिगार्डिंग योर evaluation वुड स्टार्ट एज सेशनल्स, दैट इज 20 मार्क्स, जो कि आपने CPTS में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अक्सर बच्चों ने गवा दी हैं, तो कोशिश करिए कि इस सब्जेक्ट में ना गवाएं। देन मिड टर्म एंड द फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है? अच्छा, अब कमिंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना? दिस इज व्हाट योर ओवरऑल रिफाइनरी फ्लो लुक्स लाइक, ठीक है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रूड ऑयल एंड गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड पे आप देखें, आपके पास एक पूरा एक टेबल गिवन होगा, जिसमें आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स गिवन आ रहे हैं, LPG, एविएशन गैसोलीन, ऑटोमोटिव गैसोलीन। दिस पिक्चर इज बेसिकली शोइंग यू अ कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, यानी कि इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स तो हमारे पास बेसिकली पाकिस्तान में तो एक ही रिफाइनरी है कॉम्प्लेक्स, दो रिफाइनरीज हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स डेजिग्नेट करते हैं, वन बीइंग पार्को एंड द अदर बीइंग बाइको, ठीक है? और यहाँ पे आप जो टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें आपने पॉलिमराइजेशन भी आपको नजर आ रही है, आपको अल्काइलेशन भी नजर आ रही है, ठीक है ना? आपको हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, आपको कोकिंग, आपको सॉल्वेंट डीएस्फाल्टिंग, solvent dewaxing and solvent extraction. Now these processes are basically present in an integrated refinery, जहाँ पे integrated, देखिए refineries तीन टाइप की होती हैं, one is a simple refinery, the second is a complex refinery and the third is an integrated refinery, जिसके अंदर आपके पास पॉलीमर प्रोडक्शन भी आ रही होती है, पॉलीमराइजेशन यानी क्या पॉलीमर जो रन डाउन आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस है, जिसके अंदर आप डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को भी आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंगल चेन कंपाउंड्स के अंदर। यहां तक बच्चे सब साथ चल रहे हैं बेटा? जी सर। गुड है जी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इनिशियल स्टार्ट के व्हाट इज पेट्रोलियम, लाइक कहां से इसके अपने पता चला, हमें किस तरीके से पता चला? इंट्रो में बेटा इट्स क्वाइट सिंपल, इंट्रो आपके सामने जो है, जस्ट अ मोमेंट बेटा, ये बेटा जो वलीद है ये गालबन टर्मबैक हो गया बच्चा, ये अभी ये है मेरा ख्याल है 8th में। पेपर देंगे। चले 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 चले। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। पेट्रोलियम लिटरली मींस रॉक ऑयल, द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक, ठीक है, ये पता ही है सबको। अब हम बात करते हैं दो थ्योरीज के ऊपर, ठीक है? एक हमारे पास ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन है एंड द अदर इज इनऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन। अब ऑर्गेनिक थ्योरी आपके सामने क्या कहती है, इसको हम बिल्कुल लाइटली सा लेके चलेंगे, ठीक है ना? इसको वन टाइम पढ़ेंगे, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना हमने, क्योंकि इसमें इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट। अब ऑर्गेनिक थ्योरी क्या कहती है बेटा? That provides explanation most accepted by scientists and geologists. It is believed, and there is also evidence, that ancient seas covered much of the present land area millions of years ago, ठीक है? आपने जो कह लें कि eventually the sedimentary rocks, sandstone, shales का किसी को पता है? Anyone? बच्चों को शेल का आइडिया है? शेल, नो सर। शेल्स बेसिकली आपके पास समझ लें कि एक तो आपने चीज पढ़ी है कि भाई जमीन खोदेंगे, गैस भी निकलेगी, पेट्रोल मतलब बेसिकली क्रूड भी निकलेगा। शेल गैस, शेल्स आपके पास मतलब वो कह लें प्लेटू रीजन होता है, या आपके पास वो माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन तो नहीं कहेंगे, रॉकी रीजन होगा, जिसको द मोमेंट यू स्ट्राइक ऑन द रॉक्स, whatever you get is the gas coming from the rocks। ये शेल गैस मतलब इसको शेल गैस कहते हैं बेसिकली। नॉर्वे के पास शेल गैस रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। ओवरऑल अगर कंट्रीज में आप देखेंगे सबके पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, या जैसे कतर के पास द लार्जेस्ट गैस रिजर्व है उनके पास, ठीक है ना? नॉर्वे के पास शेल गैस बहुत ज्यादा मौजूद है,
तो ये उस सिलसिले में जिक्र कर रहा है कि it is believed that there is also evident that the ancient seas covered much of the present land area millions of years ago. A large amount of mud and sedimentary materials were carried. ठीक है, seas flowing downward. This buildup of thousands of feet of mud and sedimentary layer caused sea floors to sink and be squeezed. यानी कि highly pressurized, highly pressurized. ये sedimentary rocks क्या कर रहे थे? The moment आपके पास जितनी भी life थी वो automatically जब fade away करती जा रही है. What happened? It settled down on the seabed, and again sedimentary rocks, then the carbonates. वो continuously with for millions of years वो एक pressurized होते होते वो चीज convert out हो गई. Fourth point कहता है the very large amount of small organisms, small plant and animal life all constituted the source of petroleum. Over years, pressure, temperature, and bacteria and other reactions caused these dead organisms to change into oil and gas. Now, this is what the organic theory tells us. Now, what does the inorganic theory tell us? Inorganic theory हमें बताती है कि हमारे पास conversion of kerogen to oil and gas है. ऑयल एंड गैस. अब केरोगेन का क्या जिक्र है? डायजेनेसिस, कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस. ठीक है ना? ये तीन स्टेजेस आई थी जो कि ब्रीफली डिफाइंड आउट थी बाय साइंटिस्ट. उन्होंने इनऑर्गेनिक थ्योरी के लिहाज से जिक्र करा था कि हो क्या रहा है. अब केरोगेन क्या चीज है, ये ऑयल एंड गैस में कैसे कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, देन व्हाट इज द डायजेनेसिस प्रोसेस, व्हाट इज कैटाजेनेसिस एंड व्हाट इज मेटाजेनेसिस. ठीक है बेटा, नाम थोड़े से मुश्किल है, इतना घबराइएगा नहीं. Right now we have around like 40 students. ठीक है जी. अच्छा, now coming towards conversion of kerogen to oil and gas. Anaerobic bacteria converts lipids, अब इसमें फैट्स भी हो सकते हैं, ऑयल्स भी हो सकते हैं, वैक्सेस भी हो सकते हैं, into a waxy substance called kerogen. During burial of sediments, the increase in temperature results in a progressive change in the composition of kerogen. 3 successive stages are distinguished and referred as diagenesis, catagenesis, and metagenesis. The main trend is a continuous increase in the carbon content of kerogen. Kerogen को मतलब वो basically fat, oil, waxes यानी a mixture of a lot of things वो कह रहा है. ठीक है. अब ये केरोगेन का ऑयल एंड गैस में कैसे कन्वर्ट होना है, उसमें कहते हैं कि the first step being the diagenesis of kerogen is characterized by an important decrease of oxygen and a corresponding increase of carbon content with increasing depth. The moment आप सी बेड की तरफ जाते हैं, आप क्या फील करते हैं? लाइक वहां पे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है. The more you dive deeper into the ocean, प्रेशर भी बहुत हाईली होता है. आपने ये चीज देखी भी होगी. मतलब ये थोड़ा ये नॉलेज वाली चीज है, सब बच्चों को पता होगा कि द मोमेंट यू गो डीपर इनसाइड द ओशन तो आपको आइडिया हो जाता है कि प्रेशर कितना हाई है, डार्कनेस कितनी मौजूद है, और वहां पे ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन ऑक्सीजन किस तरीके से चल रही है. Then CO2, H2 and some heavy nitrogen, sulfur and oxygen compounds are released. Source rocks are considered as immature at this stage. Then the second phase is the catagenesis. A significant decrease in hydrogen content in the hydrocarbon ratio takes place due to the generation and release of hydrocarbons. This is the main zone of oil generation and the beginning of cracking phase, which produces wet gas with a rapidly increasing proportion of methane. अच्छा बेटा, ये जो diagenesis and catagenesis and metagenesis है, ये for 1 year, 2 year, 3 years में ये process नहीं हो जाता. It took around like a large number of years. Thousands of years कह लें कि ठीक है ना, ये चीज चलती रही, कन्वर्जन होती रही along the line. Then coming towards the last, that is metagenesis. अब ये begins at temperatures exceeding 175 centigrades. During this stage, the rearrangement of aromatic sheets occur. The stacks of aromatic layers previously distributed at random in kerogen now gather to form large clusters. अब आपके पास नॉर्मली ये जो कह लें कि ऑयल है या ऑयल सॉर्ट ऑफ ऑयल का जो रेशो था जो ऑब्टेन करते हैं, उसकी उन्होंने डिफरेंट उन्होंने जिन्हें हाईलाइट कर दिया कि कलर्स क्या होंगे, उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या होगी और उसमें डोमिनेंट क्या चीज हो सकती है हाइड्रोकार्बन के लिहाज से देखा जाए.
अब अगर हमारे पास वो पर्टिकुलरली जो फॉर्म मौजूद है अगर येलोइश कलर में मौजूद होगी तो हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज एन इमेच्योर थिंग, इट नीड्स मोर मेच्योरिटी, यानी कि उसको और क्योरिंग चाहिए। क्योरिंग आप समझते होंगे, ठीक है ना, एक चीज क्योर होती जा रही है, उसको टाइम लग रहा है। ठीक है बेटा, सवाल है 46, आपने हाथ रेस करा हुआ है। सर वो नो पेज सर, पे गलती सॉरी सॉरी सर। नहीं सवाल है या हाथ वैसे रेस करा हुआ है बेटा? नो सर, मैं कह रहा हूँ गलती से आई थिंक हो गया, पता नहीं अच्छा लगा अच्छा, मुझे। गलती से हुआ बेटा, मुंह धो लें, मुंह धो लें, गलती कम होगी अब। अच्छा जी, कमिंग बैक। अच्छा, मेटाजेनेसिस हो गया। अब ये देख लें, ये बेसिकली ये ग्राफ सबको नजर आ रहा है बेटा? कैन एवरीवन सी इट? जी सर। सर अब देखें, आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है? देखें, एटॉमिक ऑक्सीजन बाय कार्बन रेशियो, ऑन द वाई एक्सिस यू कैन सी एटॉमिक हाइड्रोजन बाय कार्बन रेशियो। अब देखें, 3 स्टेजेस आपके सामने बयान होती जा रही हैं कि पहले डायजेनेसिस था, फिर कैटाजेनेसिस था, फिर मेटाजेनेसिस हुआ, लेकिन इनिशियल फेज में कैरोगेन मौजूद था, ठीक है ना। अब वो कैसे कैसे कैटाजेनेसिस कर करके चीज नीचे आती जा रही है। द मोमेंट वो स्टेजेस से स्टेजेस पे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, डेप्थ बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आपके ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती जा रही है। अब ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो कार्बन बढ़ता जा रहा है, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो हमने ओवरऑल इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि कितनी स्टेजेस के हिसाब से ऑयल मेच्योरिटी, यानी जो क्रूड, हम क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल कंटेन्स बोथ गैस एंड बोथ लिक्विड कंपोनेंट्स, तो हम क्रूड कहेंगे। तो क्रूड की फॉर्मेशन अलोंग डिफरेंट स्टेजेस किस किस तरीके से जा रही थी, ठीक है ना। एक बेसिक जेनेरिक सा इंट्रोडक्शन है, देना जरूरी नहीं था, फिर भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। एक सेकंड में आपको सेकंड पार्ट खोलता हूँ। इसके साथ साथ एक मिनट में आपको किताब भी खोल देता हूँ। बेटा, बुक शेयर होते ही नजर आ रही है आपके साथ? जी सर। यस सर। अच्छा बेटा, कोशिश हमने ये करनी कि ये किताब मेरा ख्याल है सब बच्चों के पास होगी मौजूद। फंडामेंटल्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। मेरे पास बेटा प्रेजेंटेशंस भी बनी हुई है, वैसे मेरी कोशिश होती है मैं बुक से पढ़ाऊं, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशंस बना के रखी थी तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं पहले, जैसे कि मैंने पहले जिक्र करा, थोड़ी बहुत चीजों को देख लेते हैं कि यार हमारे पास फिजिकल सेपरेशन प्रोसेसेस कौन सी है और केमिकल सेपरेशन प्रोसेसेस कौन सी हैं, ठीक है। वन बीइंग मेजर रिफाइनिंग प्रोसेसेस के अंदर देख लें आपके पास फिजिकल में कौन कौन सी आ रही है। डिस्टिलेशन आ रही है, सॉल्वेंट आ रही है, डिसॉल्टिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जिक्र आ रहा है, सॉल्वेंट डिवैक्सिंग का जिक्र आ रहा है। उसी तरीके से अब अगर हम केमिकल कन्वर्जन प्रोसेसेस की तरफ देख सकते हैं, जो कि फर्दर डोमेन के अंदर दो जगह पर डिवाइडेड है, कैटालिटिक एंड थर्मल। एक मिनट बेटा, कोई सवाल है किसी बच्चे का? सब बच्चे साथ चल रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। एक मिनट। रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 8, रोल नंबर 14, 16, 25, 27, 31, 32, 34। यस सर। सबको आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। जी सर। जी सर, आ रही है सर। और बेटा, लड़की बच्चियों को आ रही है आवाज बेटा सबको? 34 एंड 32, 54, 82। यस सर, आ रही है।
मैं बेटा लड़कियों का पूछ रहा हूँ। यस सर। ठीक है बेटा, आ रही है ना बेटा आप लोग को? बस यही पूछना चाह रहा हूँ, एक दफा बता दें कि आप लोग को आ रही है आवाज, ताकि मैं भी जरा रिलैक्स होकर बैठ ठीक जाऊँ। है, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन शेयर्ड है आप लोग के साथ या नहीं आ रही शेयरिंग? एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट बेटा, थोड़ा बेयर करिएगा। ऑनलाइन दरअसल आफ्टर 2020 मैं भी ऑनलाइन अभी स्टार्ट करा है, तो थोड़ी सी जो ना अप एंड डाउन आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं। पहली क्लास है तो थोड़ा सा जो ना इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई मसले मसाइल ना हो। अच्छा जी, ये प्रेजेंटेशन शेयर्ड है बेटा सब बच्चों के साथ? सबको नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, अब देखें, दैट इज अब लेक्चर 2 इज बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल। मैं बुक की तरफ चला जाता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। पहले हम थोड़ा कंपोजिशन का डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपोजिशन है क्या चीज। अच्छा देखें, आपके पास एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल तो आपको आइडिया होगा ही कि उसके अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन, निकल एंड वैनेडियम। ठीक है ना? अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर मेड अप ऑफ वास्ट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। ये सबको पता ही होगा। एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए, ये वो चीजें हैं जो कि इसके अंदर होंगी ही होंगी। ठीक है ना? दैट इज S, N, O and metals. S being sulfur, N being nitrogen, O being oxygen, और मेटेलिक कंटेंट आपके अंदर इसमें जो कि मेजॉरिटेटिवली निकल और वैनेडियम होता ही होता है। अच्छा जी, उसके आगे बेटा आपके पास moreover the higher the hydrogen to carbon ratio of the feedstock, the higher is the value. Higher its value is to a refinery because less hydrogen is required. Now composition basically is comprising of three things. अब जो क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाती हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आ जाता है। ठीक है ना? फर्स्ट बीइंग पैराफिन्स। पैराफिन्स का जिक्र करते हैं, एल्केन्स ही कहलाते हैं। ठीक है ना? एग्जांपल आपको आइडिया होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, स्टफ लाइक दैट। और जेनेरिक इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है, ये भी बच्चों को पता ही होगा। ठीक है ना? Now what are alkanes? Alkanes are relatively unreactive as compared to olefins and aromatics, क्योंकि बेटा ये क्लोजली बॉन्डेड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना? और टाइटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब ये स्टेबल कंपाउंड्स कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है ना? अनरिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऑलिफिन्स एंड एरोमेटिक्स, क्योंकि ऑलिफिन्स के अंदर आपके पास डबल बॉन्डिंग होती है और आपके पास एक सेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलने में, आपको कन्वर्ट करने में। ठीक है? At room temperatures, alkanes are not affected by concentrating fuming sulfuric acid, concentrated alkalis, or powerful oxidizing agents such as chromic acids. Alkanes carry out substitution reaction with chlorine and sunlight and bromine in the presence of a catalyst. In normal behavior बता रहे हैं कि paraffins का क्या behavior होता है generically. Normal paraffins are unbranched, straight chain molecules having similar chemical and physical properties. ठीक है? Isoparaffins ब्रांच्ड होते हैं, नॉर्मल पैराफिन्स अनब्रांच्ड हैं, और आइसो आपके पास ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है ना? दैट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन इट अकर्स। ठीक है? ये पैराफिन का जिक्र आ गया, ये पैराफिन की आपके सामने कुछ मिसाल आ गई है, डिफरेंट कंपाउंड्स आ गए। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। अलोंग विद दैट आपके पास आइसोपैराफिन्स भी गिवन है जो कि आइसोब्यूटेन है या आइसोऑक्टेन है। और राइट साइड पे आपको टेबल पे, एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करिएगा, जस्ट अ मोमेंट।
आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. जी सर आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, पैराफिन्स भी आपने देख लिया, ठीक है ना, इसी सिलसिले में। और राइट बॉटम साइड में आपके सामने ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी नजर आ रहे होंगे, जैसे कि आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अच्छा, नियोपेंटेन बहुत कम अकर होता है, लेकिन मेंशन्ड है आपके सामने। अच्छा, दूसरी जगह पे अब ओलेफिन्स का जिक्र आ जाता है, ठीक है ना। जैसे वैसे मैंने आपको एक जिक्र करा होगा, पोना का जिक्र करा होगा। पोना का आइडिया दिया था मैंने आपको सीपीडीएस में, पैराफिन्स, ओलेफिन्स, नेपथीन्स एंड एरोमेटिक्स, ये जिक्र किया था पहले। नो पोना सर। कंटेंट, अच्छा अच्छा, तो देखो हर चीज का जो है पोना कंटेंट होता है। पोना कंटेंट का जिक्र करने के, पोना कंटेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। पैराफिन्स कितने होने चाहिए, ओलेफिन्स कितने होने चाहिए, और ये पोना कंटेंट हमें डिटरमिन करता है कि हमारा कैरेक्टराइजेशन के फैक्टर क्या बैठेगा, वो जिक्र करते हैं बाद में। ये बेटा 9:30 भी बच्चे आ रहे हैं, मतलब या अल्लाह। चले जी, ओलेफिन्स, ओलेफिन्स क्या होंगे बेटा आपके सामने? सिंपल एल्कीन्स होती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ठीक है। एसिटाइलिन्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n है। अगर एसिटाइलिन्स का जिक्र करेंगे तो CnH2n-2। अब ये नेचुरली दीज आर नॉट प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल, but these are formed during a chemical process, not a physical separation process। ये ध्यान में रखिएगा कि जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं ये आपके केमिकली आपके फॉर्म आउट होते हैं, ये मतलब वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। एंड दीज आर वेरी मच रिएक्टिव देन पैराफिन्स। आपके पास नॉर्मली इथाइलिन का जिक्र आ गया, प्रोपाइलिन का जिक्र आ गया। सिमिलरली आगे चलते तो हमारे पास नेपथीन्स का जिक्र आ जाता है, जो कि साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब साइक्लोएल्केन्स क्या चीज हो गई आपके पास, यानी कि ब्रांच्ड cycloalkanes का जिक्र आ गया। Nepthenes are cyclic saturated hydrocarbons with at least one carbon ring. They have a general formula same as olefins. Boiling points and densities of nepthenes are higher than those of alkanes having same number of carbon atoms। ठीक है ना, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दिस इसी वजह से जो ना बेटा, इसी वजह से आपके पास जो ना इनका टेम्परेचर्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज काफी वेरिएटेड होती हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स। अच्छा, नेपथीन्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल are rings with 5 or 6 carbon atoms. These rings have alkyl substituents, जैसे कि हम कहते हैं ना मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल या ब्यूटाइल रेडिकल। ये रेडिकल्स जो लगते थे आप, जैसे कि आपने टॉलिन का जिक्र देखा होगा कि ऑन द टॉप साइड जो नंबर 1 पोजीशन होती है, नंबर 1 पोजीशन पे आपके सामने क्या मिथाइल रेडिकल लगा हुआ होता है। अच्छा जी, नीचे आपके पास नेपथीन्स आर डिजायरेबल कंपाउंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एरोमेटिक्स एंड गुड क्वालिटी ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स, ठीक है ना। अगर हम ल्यूब ऑयल प्रोडक्शन का जिक्र करें तो ल्यूब ऑयल प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादातर कहाँ पे बेहतर रहेगी, जो हमारे पास पाकिस्तान में कहाँ पे होती है ल्यूब ऑयल प्रोडक्शन बेटा? कैन एनीवन ऐड? कोई अगर रिप्लाई देना नहीं चाहता तो बेटा मैसेज में रिप्लाई दे सकता है। अगर इफ समवन इज नॉट फीलिंग लाइक इजी विथ योर वॉइस, आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में वैसे बता सकते हैं बेटा कि कौन सी गालमन आपके पास? शेल सर, शेल शेल कंपनी बनाती ये शेल बेटा, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। किस बच्चे ने दिया है? 31 सर। 31। बेटा आप ऐसा करें, दोबारा सैरी कर लें आप, ऐसा ठीक है ना। शेल बेटा इज एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। शेल जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, इट इज बेसिकली ऑपरेटिंग एज ऑयल मार्केटिंग कंपनी। इंटरनेशनली इट हैज रिफाइनरीज, इंटरनेशनली इट हैज वेरी बिग बिग प्लांट्स, ठीक है ना। शेल बेसिकली नीदरलैंड की कंपनी है। हम बात करें पाकिस्तान के सिनेरियो में, पाकिस्तान के सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ एनआरएल है जो कि ल्यूब ऑयल प्रोड्यूस करती है। और फॉर ल्यूब ऑयल प्रोडक्शन यू नीड अ पैराफिनिक क्रूड ऑयल जो कि ल्यूब Sir, बेस Atak जा, Oil Refinery. सॉरी, अटक नहीं, अटक में नहीं हो रहा कदीम। अटक में ल्यूब, एज फार एज आई नो ल्यूब नहीं बन रहा। ल्यूब सिर्फ आपका एनआरएल बना रही है मोस्ट प्रोबेबली। मुझे अटक का इतना आइडिया नहीं है, मुझे पार्को का, पीआरएल का और एनआरएल का आइडिया, क्योंकि अटक इज बेसिकली अब आपके पिंडी से भी आगे रीजन में, तो उतना उसका
एज सच आइडिया नहीं है, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, वहां पे भी आइसोम्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, वहां पे भी प्लेटफॉर्मर्स वगैरह, वही डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो कि पीएलएल की चल रही है, इसी तरह की चल रही है वहां पे। अच्छा, फिर आपके पास ये सर्टेन कंपाउंड आ जाएंगे, ठीक है। फिर एरोमेटिक्स का जिक्र आ जाता है। एरोमेटिक्स क्या होते हैं? अच्छा बेटा, ये चीजों को जो ना, इनके ये जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन पॉइंट्स को सिर्फ जहन नशीन करें, इनको रट्टा नहीं मारना, आपने समझना है कि पैराफिन्स किस तरह से बिहेव करेगा, ओलेफिन्स किस तरह करेगा, नेपथीन्स किस तरह करेंगे, और एरोमेटिक्स किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एरोमेटिक्स क्या हो गए? Aromatics are unsaturated cyclic compounds composed of one or more benzene rings, ठीक है ना, सिंगल रिंग भी हो सकते हैं और मल्टीपल रिंग्स भी हो सकते हैं। The alternate double bond makes the benzene ring quite stable. Crude oils from various origins contain different types of aromatics and different concentrations, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर we are importing Arabian light, अब पाकिस्तान में अरेबियन लाइट आ रहा है, ईरानियन लाइट हम एक अर्से से पहले लेते थे, ठीक है ना, अब नहीं ले रहे हम लोग। ज्यादातर हमारे पास अरेबियन लाइट आ रहा है, अपर जाकुम आ रहा है, लोअर जाकुम आ रहा है, कतर मरीन आ रहा है और मर्बन आ रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रीजन ऑफ कतर एंड सऊदीया हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे एरोमेटिक कंटेंट ऑफ द क्रूड इज नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर रीजन, अगर हम कहीं और से लेना चाहें। अच्छा, अब एरोमेटिक्स की जरूरत हमें किस हद तक है, मतलब क्या हमें कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक्स मौजूद होने चाहिए हमारे कंपाउंड्स के अंदर? जो एरोमेटिक्स का एक बड़ा एक इशू ये भी होता है कि दीज आर कार्सिनोजेनिक, ठीक है ना, कैंसरस फॉर्मिंग, मतलब ये जब कंबस्ट आउट होते हैं, एरोमेटिक जो रिंग होता है जब कंबस्ट आउट होता है, तो व्हाटएवर इट प्रोड्यूसेस इट हैज अ कैंसरस इफेक्ट। तो हमने एरोमेटिक्स को इनिशियल फेज में जो ना, हमारे पास ये जरूरत जरूर होती है कि हम ये एरोमेटिक्स रॉन इंक्रीज करने के लिए बहुत काम आते हैं, लेकिन इसकी एक सर्टेन एक क्राइटेरिया होता है कि यार इस लिमिट से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, कि एरोमेटिक कंटेंट इन द फाइनल फ्यूल इतना होना चाहिए। जी बेटा, माशाल्लाह ये बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा आप लोग की 2 क्लासेस है ना, मेरा ख्याल है। जी सर, 2 क्लासेस। 2 क्लासेस है, ठीक है जी। अच्छा, आगे पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? Light petroleum fractions contain monoaromatics having one benzene ring with one or more hydrogen atoms substituted by another atom or an alkyl group, जैसा कि जिक्र करा था, टोलीन, ज़ैलीन, ठीक है। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखना चाहें कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कि बॉटम पे आपके राइट साइड पे गिवन होंगे। एरोमेटिक साइक्लोएल्केन्स हैं, फ्लोरीन्स हैं, बाइन्यूक्लियर एरोमेटिक्स हैं, क्राइसीन है, पायरीन है, फिनैंथ्रीन है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो कि इतना ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगे, होते हैं। अच्छा, found in heavy petroleum cuts and its presence is undesirable because they cause catalyst deactivation and coke deposition during processing besides causing environmental problems। वही मैंने आपको बात करी थी, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आता है इनको यूज करके, इसको कंबस्ट आउट करके। अच्छा, वो तो हमने देख लिया कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या क्या मौजूद होंगे, यानी क्या क्या हमारे पास ऐसी कंटेमिनेंट्स, अब इसको हम कंटेमिनेंट्स कहेंगे बेसिकली, ठीक है ना, या हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब पहला इसका कंपाउंड आपके अंदर कौन सा आता है? दैट इज सल्फर। अब नॉर्मली सल्फर कंटेंट जितना ज्यादा होगा क्रूड के अंदर, क्रूड उतना आपका सस्ता होगा। सल्फर कंटेंट जितना मिनिमाइज्ड होगा या बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होगा, उतना क्रूड आपका एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि आपके पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में सल्फर रिमूवल के लिए आपको अलग से एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। आप समझ रहे मेरी बात बेटा? कि सल्फर का एक सर्टेन क्राइटेरिया हमारे पास मेंशन्ड है, यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है कि सल्फर कंटेंट ऑफ क्रूड ऑयल वेरीज फ्रॉम लेस देन 0.05 टू 10 weight%। अलाउड इन पाकिस्तान इज मैक्सिमम 5%। 5% से ऊपर हमारे पास सल्फर कंटेंट का क्रूड हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम कतन नहीं करेंगे। हमारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। और आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में आपके पास क्या कौन सी प्रोसेसेस चल रही है बेटा? कैटालिटिक प्रोसेसेस चल रही हैं। और कैटालिटिक प्रोसेसेस क्या डिप्लॉय करती हैं? कैटलिस्ट डिप्लॉय करती हैं। और ये कैटलिस्ट जाहिर सी बात है बेटा, 300 रुपए पाओ तो मिलता नहीं है, इट कॉस्ट बेसिकली मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ठीक है ना। तो उस लिहाज से आपने मुद्दे नजर रखना होता है, बट जनरली फॉल्स इन अ वेट of 1 to 4 weight%। Crude oils less than 1 weight sulfur is referred to as sweet, with more than 1 weight% is referred to as sour।
यानी कि मीठा है खट्टा है, मीठा है तो सल्फर कम है, खट्टा है तो सल्फर ज्यादा है। क्रूड ऑयल कंटेन्स सल्फर heteroatoms in the form of elemental sulfur, dissolved H2S, carbonyl sulfide COS, और आपके पास इनऑर्गेनिक फॉर्म्स यानी कि सल्फाइड्स भी होंगे, डाइसल्फाइड्स भी होंगे, थायोफीन्स भी होंगी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से भी देखा जाए सल्फर मौजूद हो सकता है, और अगर सिंप्लिसिटी के लिहाज से देखा जाए तब भी सल्फर मौजूद होगा, इसने होना जरूर है। अच्छा, अब in sulfides and disulfides, sulfur atom replaces one or two carbon atoms in the chain, that is RSR or RSSR. They may be cyclic or aromatic. Thiophenes are polynuclear aromatic compounds in which sulfur replaces one atom with one or more carbon atoms, normally present in heavier fractions. Heavier fractions से मुराद क्या है? Residues में मौजूद होती हैं। आपको aromatic content या सॉरी सल्फर कंटेंट आपको ज्यादातर आपको रेजिड्यूज में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, हेवियर कंपाउंड्स में मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स आपके पास बाय डिफॉल्ट बहुत कम तादाद में होते हैं, बहुत ज्यादा कम तादाद में। वेरी लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल। इन जनरल, द मोर एस्फाल्टिक द ऑयल, द मोर नाइट्रोजन कंटेंट। दोबारा बात कर रहा हूँ, इन जनरल जितना ज्यादा एस्फाल्ट होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद होगा। सब बच्चे साथ चल रहे हैं? यहाँ तक चीजें क्लियर आउट हो रही है बेटा? ज्यादा फास्ट तो नहीं यस जा रहा? सर, यस सर। सर बेटा स्पीड अगर थोड़ी सी तेज हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर and color stability and poisoning of certain catalysts. These are more stable than sulfur compounds and therefore harder to remove. ठीक है ना, ज्यादा स्टेबल होते हैं और सल्फर की निस्बत इस पे ज्यादा मेहनत लगती है आपके पास। इट प्रेजेंस causes generation of oxides of nitrogen, NOx आपके पास क्रिएट होती हैं। These compounds can be classified as basic and non-basic. Basic consists of pyridines, 6-membered heteroaromatic compounds containing one nitrogen atom. When fused with benzene ring, it converts। अब देखें, आप पहली अब जहन में एक चीज रखें, पहले आपके पास एक था सल्फर कंपाउंड था जिसके अंदर थायोफीन का जिक्र आ रहा था, ठीक है ना। सिंपलिस्टिकली सल्फर एक इन्वॉल्व था। अब नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाय डिफॉल्ट क्या है? इनर्ट है। नाइट्रोजन क्या है बेटा? इनर्ट है। तो इसकी प्रेजेंस और इसके रिमूवल आपके लिए काफी जो ना हेक्टिक हो जाती है, काफी ज्यादा हेक्टिक होती है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आ जाता है when fused with benzene ring it converts to polycyclic heterocyclic compounds quinones and isoquinones। ये राइट साइड पे आपके सामने पिक्चर्स गिवन होंगी, ठीक है ना। पायरिडीन, क्विनोलीन, आइसोक्विनोलीन, पायरोल, इंडोल एंड कार्बाजोल। पायरोल एंड पायरिडीन आपके पास नॉर्मली मौजूद होता है। क्विनोलीन एंड आइसोक्विनोलीन ये एक्सट्रीमिटी पे चली जाती है चीज कि अगर ये चीज मौजूद होगी। C9 C4 तक का जिक्र है, C5 C7 तक भी आ जाती है चीज, लेकिन C9 C7 प्लस आपके पास अगर नाइट्रोजन कंटेंट की मौजूद हो तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड नॉन बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स पायरोल्स आर 5-membered hetero aromatic compounds containing one atom. After fusing with benzene rings is converted to polycyclic hetero aromatic compound indole and carbazole। और ये कब रिमूव किए जा सकते हैं? बाय सिवियर क्रैकिंग और हाइड्रोजिनेशन। क्या आपके पास सिवियर क्रैकिंग इन पाकिस्तान है? नहीं है। कि आपके पास हाइड्रोजनेशन एक्सट्रीमिटी पे जा रही है? नहीं, एक्सट्रीमिटी पे नहीं जा रही। जरूरत यानी नीड बेसिस के तहत आप हाइड्रोजनेशन करा रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है विद इन द रिफाइनरी दैट इज वे मच लिमिटेड, वे मच लिमिटेड। क्योंकि प्लेटफॉर्मर से हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन आ रहा होता है और हम कोशिश करते हैं कि जितनी हाइड्रोजन वहां से निकल रही है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस इनसाइड द रिफाइनरी, जहां जहां मेरी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। देन हमारे पास ऑक्सीजन के कंपाउंड्स आ जाते हैं। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का जिक्र करें तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द क्रूड ऑयल इज लेस देन 2 weight%। It occurs in crude oil in a variety of forms such as alcohols, ethers, carboxylic acid, phenols, ketones, esters and anhydrides। अब
क्या सर ये सारी चीजें एक साथ होती हैं? नहीं, कमोबेश एक साथ ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये मुख्तलिफ अशकाल में एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि अल्कोहल की एक दो कंपाउंड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड होगा, फिनोल्स के दो तीन कंपाउंड होंगे। यानी कि ये बेसिकली क्रूड एसे डिफाइन आउट कर देता है कि क्रूड एसे के अंदर किस किस तरह से किस किस जगह पे चीजें मेंशन्ड आउट है। Presence of such compounds causes the crude to be acidic with consequent processing problems such as corrosion. ठीक है। Alcohols are structurally similar to water with one of the hydrogen atom replaced by an alkyl group. In phenols one of, ठीक है ये तो पता ही है आपको। कार्बोक्सिलिक का भी आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम टू कार्ब, ठीक है। कीटोन्स, ठीक है। राइट साइड पे बेटा आपके सामने सारे ये फॉर्मूलेशंस गिवन है। मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल, टेट्राहाइड्रोपाइरान, डाइफिनाइल ईथर। ईथर की किस्में होंगी तो किस किस किस्म की हो सकती हैं, ठीक है ना। अल्कोहल्स होंगे तो किस तरह के हो सकते हैं, एसिड्स होंगे तो किस तरह के हो सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे कीटोन्स होंगे तो कीटोन्स किस तरह के होंगे। यानी कि आपके पास डाइमिथाइल कीटोन आ गया, फ्यूरान आ गया, बेंजोफ्यूरान आ गया, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास आ जाते हैं मेटालिक कंपाउंड्स। अब मेटालिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी चीजें, जाहिर सी बात है बेटा, जब आप ड्रिल आउट कर रहे हैं क्रूड को निकालने के लिए, एंड यू नो क्रूड इज प्रेजेंट एट अ वेरी डेप्थ, मतलब ठीक ठाक डेप्थ पे होता है। यानी कि आप समझ लें कम से कम 150-200 मीटर की डेप्थ पे आपको जो है क्रूड ऑयल, आपकी किस्मत आपको मिल जाए। क्योंकि ड्रिलिंग जब हो रही होती है, ड्रिलिंग काफी लंबी जाती है, मोर देन 400 मीटर्स तक हम लेके जाते हैं। वहां पे आपके पास एट दैट लेवल आपके पास बेताशा मेटालिक कंटेंट मौजूद होते हैं। ज्यादातर कौन कौन से मौजूद होते हैं? वेनेडियम, निकल, आर्सेनिक एंड लीड। क्योंकि जाहिर सी बात है जहां से आप तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे नीचे वाटर का रेजर्वोयर भी होगा, वहां पे गैस का रेजर्वोयर भी होगा। जाहिर सी बात है तीनों चीजें कमोबेश मिक्स आउट भी होती हैं। जब आप क्रूड अपस्ट्रीम की साइड पे आप निकालते हैं, आप ड्रिल आउट करते हैं, उसे पंप आउट करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास डेब्री भी आती है, सैंड्स भी आती हैं, मेटल कंटेंट भी आता है, और पानी डिसॉल्व वाटर भी होगा, मॉइस्चर, हर चीज अवेलेबल उसके अंदर जो है ना मौजूद होती है। अच्छा, इन मेटालिक कंपाउंड्स का क्या मकसद होता है? दीज अफेक्ट मेनी अपग्रेडेशन प्रोसेसेस। यानी अपग्रेडेशन प्रोसेस से क्या मुराद है? हम रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। पहला पार्ट आपका क्या है बेटा? फिजिकल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन इज बेसिकली कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। द मोमेंट यू गेट a whole lump sum of the product, now it needs to be refined, उसको अपग्रेड करना है, उसके अपने स्पेसिफिकेशंस को मीट आउट करना है। जैसे कि हम स्पेसिफिकेशंस का जिक्र करते थे कि भाई कैरो का फ्लैश है, डीजल का पोर है, फर्नेस ऑयल का पोर देखा जाता है। तो ये हमारे पास अपग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर ये स्पेसिफाइड चीजें आ जाती है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने इन लाइन लेकर आना है। नाउ व्हाट डज द मेटालिक कंपाउंड्स डू? दे कॉज पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, यूज फॉर हाइड्रो प्रोसेसिंग एंड क्रैकिंग। हाइड्रो प्रोसेसिंग यानी कि हाइड्रोजन की मौजूदगी में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वही हाइड्रोजन जबकि प्लेटफॉर्मर से निकल के आ रहे हैं, आपने हाइड्रोबॉन यूनिट अलग से लगाया हुआ है। नेशनल रिफाइनरी में हाइड्रोबॉन यूनिट एक लगा हुआ था, एंड इट इज स्टिल इन प्रोडक्शन, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपका ल्यूब बेस्ड रिफाइनरी है तो वहाँ पे हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अच्छा, माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ मेटल्स दैट इज निकल, वेनेडियम एंड आयरन इन द फीडस्टॉक to catalytic cracker affects the activity of catalyst and results in increased gas and coke formation and reduced gasoline yields। अब ये जो जिक्र कर रहे हैं ना बेटा कि ये अफेक्ट करेगा एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, होगा क्या? कैटलिस्ट का जो सरफेस है बेटा वो तो या वो बायफंक्शनल कैटलिस्ट होता है, यूनिफंक्शनल कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है। उस पे एसिड साइट्स भी होंगी, उस पे बेसिक साइट्स भी होंगी। अब एसिडिक साइट्स को देखा जाए, जस्ट अ मोमेंट बेटा, एक मिनट वेट करिएगा। जी बेटा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, हम
किस पॉइंट पे थे? हाँ जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की। अच्छा, अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फॉर हाई पावर जनरेटर्स, presence of vanadium in fuel may lead to ash deposits on turbine blades, severe corrosion, deterioration of refractory furnace linings. Part of the metallic constituents of crude oil exists as inorganic water-soluble salts, mainly as chlorides, sulfates of sodium, potassium, magnesium, and calcium. अब आपके पास मेटेलिक साइड का भी थोड़ा सा जिक्र आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है, हम कहते हैं सारा एनालिसिस। ठीक है, SARA। Now, सारा एनालिसिस क्या बताती है आपको? डिटरमाइंस द कंटेंट ऑफ एरोमेटिक रेजिन्स, asphaltenes in crude oils, heavy cuts and residues. ठीक। ये बच्चे बार बार बेटा लीव क्यों कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं, फिर ज्वाइन कर रहे हैं, फिर लीव कर रहे हैं, फिर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कनेक्शन वो आपका स्टेबल डिस्कनेक्ट नहीं? होगा। यस सर। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सारा एनालिसिस क्या कहता है? Aromatic resins, asphaltenes. Achha, analysis information is useful in refinery design and operation. The analysis is preparative such that the test provides enough of samples of above four classes of compounds for further testing. Separation of the above mentioned compound is done in separate stages. Asphaltene is precipitated by N-heptane. Desalted oil called maltenes is subjected to liquid chromatography. Saturated hydrocarbons are eluted by N-heptane, the aromatics by 2:1 ratio. वॉल्यूम मिक्सचर ऑफ N-heptane एंड टोलिन। अभी आपके सामने जिक्र आ रहा है कि अगर सारा एनालिसिस भी होती है, अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में जा रही है चीज कि जनाब एरोमेटिक रेजन्स एंड एस्फाल्टीन्स। अब क्रूड के अंदर एस्फाल्टीन जिस रीजन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं वहां पे एज सच एरोमेटिक एस्फाल्टीन्स का इतना कोई अमल दखल होता नहीं है हमारा, यानी कि बहुत हम लाइट है। हमारे पास जो क्रूड इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, दैट इज अ स्वीट क्रूड, उसमें सल्फर कंटेंट है लेकिन कम कम मिकदार है, ज्यादा मिकदार नहीं है। 1.5 से 2% है या 2.25% तक उसकी ना मिकदार होगी। ठीक है। उसके बाद बेटा ये कुछ टेस्टिंग, मतलब ASTM की टेस्टिंग ग्रिड फॉर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम फ्रैक्शंस है, यानी कि डिफरेंट जो टेस्टिंग है वो किस तरह से की जा सकती है। ASTM लिखा है तो ये ASTM D86 या D1160 है। API होगा तो सिंपल TBP होगा। यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी टेस्टिंग क्राइटेरियाज मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स है। अब वो जो डिस्टिलेशन का उनका जो टेस्टिंग होगी दैट इज रेफर्ड एज D86 एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, और D1160 बेसिकली वहां पे वैक्यूम डिस्टिलेशन को डिनोट करता है। इसी तरीके से ट्रू बॉइलिंग पॉइंट को देखना है तो D2892। अब ये वेरियस टेस्ट होते हैं जो कि रिफाइनरीज के अंदर ऑन एंड ऑफ किए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शंस के लिए ज्यादा किए जाते हैं, एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के लिए भी किए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पास बेटा क्रूड यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाता है उसके साथ एक क्रूड ऐसे अटैच्ड होता है। आपकी रिफाइनरी की लैब्स क्या करती हैं, उसको दोबारा सैंपल आउट करके देखती हैं कि either the mentioned data is comparable to the data we have right now, जो कि आपने खुद लैब में अपने फाइंड आउट करते हैं। आप उसको मैच आउट करके देखते हैं कि हाँ यार चीजों में कमी पेशी तो नहीं आ रही। लिहाज से देखा जाए कि जितना यहाँ पे मेंशन्ड है, इतना रेशो यहाँ पे मेंशन्ड है, उतना रेशो हमारे पास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे बेटा आपके पास प्रोडक्ट्स का जिक्र आ रहा है और उसके साथ उसकी TBP रेंज भी गिवन है। ये लाइट स्ट्रेट रन हो गया, हैवी स्ट्रेट रन हो गया, LPG स्टार्ट पे आ गया। ये TBP कट्स आ गए बेटा, ये कट पॉइंट रेंजेस हैं, ठीक है ना। ये आपको रटी होनी चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं है कि मतलब भूल जाएं। ये फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर्स मतलब सेंटीग्रेड में याद रख लें, फ़ारेनहाइट में याद रख लें, लेकिन आपको ये टेम्परेचर्स याद होने चाहिए। कैरो की रेंज क्या चल रही है? LGO लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, वैक्यूम गैस ऑयल एंड वैक्यूम रेजिड्यू, ठीक है ना। हैवी गैस ऑयल एंड वैक्यूम गैस ऑयल, LGO और HGO इज बेसिकली योर लाइट डीजल ऑयल और हैवी डीजल ऑयल, ठीक है ना। डिपेंड करता है सीटेन नंबर किसका कितना आ रहा है। अच्छा, मैं बुक की साइड आ जाता हूँ, मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
बेटा बुक बुक सबके साथ शेयर्ड है? एक मिनट। सब बच्चों को नजर आ रही बेटा बुक? अच्छा बेटा, सब बच्चे यहाँ तक मेरे साथ चल रहे हैं? जी सर। अच्छा, रिप्लाई बेसिकली आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं rather than opening your mic and telling me। ठीक है, सब बच्चों को यानी यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कंपोजिशन के लिहाज से, इंट्रो के लिहाज से कि व्हाट इज हैपनिंग, क्रूड है क्या चीज, किस तरीके से बन रहा है? सर मुझे एक चीज़ पूछनी है। जी जी। सर हैवी कट्स क्या है? आपने बताया था अभी, तो मुझे समझ नहीं आया हैवी कट्स क्या है। हैवी कट में बता देता हूँ बेटा। हैवी कट से मुराद आपके पास ये होता है बेटा, देखें आपके पास डिस्टिंग्विश होती हैं चीजें दो तरीकों से, एक होता है वाइट ऑयल्स और एक होता है ब्लैक ऑयल्स। वाइट ऑयल्स आपके पास वो चीजें होंगी जिसके अंदर आपके पास नैप्था इन्वॉल्व हो गया, केरोसिन इन्वॉल्व हो गया और डीजल आ गया। अब डीजल से नीचे आप आ जाएंगे, आपके पास गैस ऑयल, फर्नेस ऑयल, वैक्यूम रेजिड्यू, लाइट वैक्यूम गैस ऑयल, हैवी वैक्यूम गैस ऑयल, ये हैवी कट्स कहलाती हैं। हैवी कट्स यानी कि जैसे मैं कॉलम के बॉटम पे जाता जा रहा हूँ मेरे पास कट्स बढ़ती हैवी होती जा रही हैं, जैसे जैसे मैं कॉलम के टॉप पे जाता जाऊंगा मेरे पास कट्स क्या होती जाएंगी, लाइट होती जाएंगी। यानी कि कार्बन रेशो अलोंग the length of the column from top to bottom increases. Similarly, carbon ratio from the bottom to the up is basically decreasing, यानी कि वो volatility बढ़ती जा रही है। The moment मैं अपने कॉलम के टॉप पे जा रहा हूँ मेरी volatility बढ़ रही है, कॉलम के बॉटम पे आ रहा हूँ मेरी volatility कम होती जा रही है। कम होगी, किसकी कम होती है? हेवियर कट्स की कम होती है volatility। जाहिर सी बात है आपको। अच्छा, बुक बुक नहीं है बेटा आप लोग के पास? एक मिनट, बुक बच्चों के पास नहीं है? अच्छा रुकिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। क्लास आपकी 10:30 तक है ना मेरा ख्याल है? यस सर। एक मिनट बेटा, मैं बुक अपलोड कर दूं अभी। बच्चों को मतलब रीड करने में मुश्किल आ रही है? सर ग्रुप में शेयर कर दी। ग्रुप में शेयर कर दिया? गुड हो गया बेटा। बेटा रोल नंबर 50 आप बुक जो है ना बेटा ग्रुप से ले लें। लेक्चर आगे कैरी ऑन करता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा और टाइम लग जाएगा वरना। अच्छा जी। ठीक है गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम जिक्र करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा देखें, रिफाइनिंग प्रोसेसेस पे आ जाते हैं। अब आपके पास फिजिकल सेपरेशन में क्रूड डिस्टिलेशन आ गई, आपको आइडिया हो गया। नाउ लुक एट टेबल 1.2। इधर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? आपको डिफरेंट यील्ड्स नजर आ रही है कि क्रूड डिस्टिलेशन की प्रोडक्ट्स क्या क्या निकल सकते हैं। ठीक है ना, गैरी एंड हैंडवर्क, ये वही जेम्स एच गैरी वाली किताब है, वहां से इसने लिया था। अब नॉर्मल केसेस में रिफाइनरी गैसेस हैव अ यील्ड वेट परसेंट ऑफ 10% and LPG is around like 0.69%। लाइट स्ट्रेटन एंड हैवी स्ट्रेटन, ये आपके पास बेसिकली नेप्था आ गया, यानी कि लाइट नेप्था एंड हैवी नेप्था।
केरोसिन आपके पास 15% है। ये जेनेरिक एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। नीचे गिवन क्या है बेटा, एपीआई ऑफ द क्रूड इज 26.3, तभी आपके पास रेशियोज कम आ रहे हैं। इन पाकिस्तान अगर देखा जाए हमारे पास जो रेशियोज हैं, एलपीजी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% होती है जो क्रूड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। नेफ्था हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 12% से ज्यादा नहीं बनती, ना हम बनाना चाहते हैं, जो बाहर से क्रूड इंपोर्ट हो रहा होता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमारे पास उसमें नेफ्था की कम मिकदार होती है, क्योंकि देखिए हम बात हमेशा वही आती है कि वट एवर क्रूड आई एम इम्पोर्टिंग फ्रॉम एनी कंट्री, मैंने एट द एंड ये देखना कि मेरी कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नाउ गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स के मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किसी रिफाइनरी से क्या हो सकता है, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? एनीवन बेटा, कोई बच्चा बताना पसंद करे? जेट फ्यूल? नहीं बेटा। एनीवन एल्स? जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, सोए हुए हैं क्या अभी तक? जल्दी जल्दी जवाब दें बेटा। व्हाट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द रिफाइनरी? ठीक है, 34 गुड, 46 गुड, 31 गलत, 43 गलत। डीजल है बेटा। डीजल क्यों है? डीजल क्यों है? कोई बताना पसंद करेगा? डीजल है, चले ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया कि डीजल है। हाउ हाउ वुड यू से डीजल इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट? क्योंकि देखिए फिजिकल सेपरेशन में आपके पास लमसम डिफरेंट क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड हो जाती हैं। डीजल पे एज सच आपने कोई अपग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन दो आप उस डीजल को फर्दर क्या करते हैं, मैक्सिमाइज किस तरीके से कर लेते हैं, जो वैक्यूम कॉलम से आपके पास वैक्यूम गैस ऑयल या हैवी गैस ऑयल निकलता है, आप उसको फर्दर कैटालिटिकली क्रैक करते हैं या थर्मली क्रैक करके दोबारा उसको डीजल में कन्वर्ट कर देते हैं। और मार्केट में कंज्यूमर के पास जो आपके पास डीजल की रेट जाते हैं, डीजल आप सबको पता ही होगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड लाइक 240 250 का चल रहा है अभी लीटर, ठीक है ना। सबसे इसको बनाने में सबसे ज्यादा कम आपकी मेहनत लगती है, क्योंकि फिजिकल सेपरेशन में आपके पास मेजोरिटेटिवली डीजल का कट निकल आता है। उसके बाद आपने इसकी फर्दर डाउन प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा नहीं करनी होती एज कम्पेयर टू हैवी नेफ्था, केरोसिन। अब केरोसिन को आपने कन्वर्ट करना होता है जेट फ्यूल के अंदर, तो उसकी आप क्या करते हैं, मिरोक्स करते हैं। Now what is Mirox? That is mercaptans की oxidation. Mercaptans is also a type of a sulfur compound, ठीक है ना। अब coming towards naphtha, अब naphtha को भी आप हाइड्रो ट्रीट करते हैं। हाइड्रो ट्रीट करके क्या चीजें निकालते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र करा था, किन चीजों का जिक्र करा था, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंपाउंड्स और मेटालिक कंपाउंड्स, जो कि कैटलिस्ट के पॉइजन है। डीजल पे एज सच कोई किसी कैटालिटिक प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं पड़ता। तो जितनी रिफाइनरीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वहां पे बेटा, जैसा कि आपके सामने टेबल 1.2 में एलजी और एचजीओ का टोटल रेशो आ रहा है 12:21, हमारे पास डीजल अप्रोक्सीमेटली 35% प्लस होता है, केरोसिन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20-25% तक होता है। नेफ्था हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इवन दो जितनी रिफाइनरी की रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से क्रूड में मौजूद है, लेकिन हम उसको एक्सीडिंगली बनाने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास मेन वही रिफाइनरीज क्या करती हैं, वो उस प्रोडक्ट को मुद्देनजर रखती है कि इसको मैक्सिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करो, इससे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकलेगा। कुछ बच्चों ने गैसोलीन का जिक्र करा, तो बेटा गैसोलीन को बनाने के लिए, गैसोलीन की स्पेसिफिकेशंस को मीट अप करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को काफी कैटालिटिक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। यानी कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट व्हेन यू आर सेलिंग इट आउट इन द मार्केट। जब उसको सेल आउट करें तो गैसोलीन के वो रेट आपको नहीं मिल रहे जो आपको डीजल मिल जाता है, कम मेहनत से आपको ज्यादा पैसे कमाने पड़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी लॉजिक आती है कि हम डीजल को इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, डीजल कंटेंट वाला क्रूड ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके आगे ये कुछ कुछ जिन्हें प्रोसेसेस का थोड़ा बहुत जिक्र करा हुआ है कि व्हाट इज सॉल्वेंट डीएसफाल्टिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, सॉल्वेंट डिवैक्सिंग क्या होती है। ये सारी ल्यूब प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है। सॉल्वेंट डिवैक्सिंग में मिथाइल इथाइल कीटोन बहुत नॉर्मली यूज किया जाता है। अच्छा, हमारा फोकस किस पे होगा, केमिकल कैटालिटिक कन्वर्जन एंड थर्मल प्रोसेसेस पे।
एक सेकंड, एक सवाल आया, जनरली क्रूड ऑयल से डीजल और गैसोलीन की यील्ड कितनी है? देखिए बेटा, गैसोलीन डायरेक्टली क्रूड ऑयल में मौजूद नहीं होता, ये आपको पहले एक बात बता दूं, गैसोलीन डायरेक्टली मौजूद नहीं होता। मैं आपके साथ चले एक क्रूड ऐसे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उस क्रूड ऐसे में आपने कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि गैसोलीन इतनी बन रही, गैसोलीन इतनी बन रही है। हम करते क्या है, हम बेसिकली हैवी नेफ्था एंड लाइट नेफ्था को कन्वर्ट करते हैं हाई ऑक्टेन ब्लेंडिंग कंपोनेंट्स में। दैट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ गैसोलीन। इनिशियली गैसोलीन इज नॉट प्रेजेंट इन द डिस्टिलेशन कॉलम, यानी कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन से मेरे पास गैसोलीन नहीं निकलती। वो जो हैवी नेफ्था होता है, जिसे हम कहते हैं ना, वो कच्चा पेट्रोल जिसे कहते हैं आप, वो आगे स्पेसिफाइड, यानी उसकी स्पेसिफिकेशंस मीट अप नहीं हुई भी होती। कभी आपने नेफ्था वाला अगर तेल या केरोसिन वाला, आपने कभी मिट्टी का तेल, कहते हैं ना कि पेट्रोल हमने इस जगह से दिलवाया तो हमारे कार्बोरेटर में कचरा आ गया। और कार्बोरेटर में कचरा क्यों आता है? उसमें मिट्टी का तेल मिक्स हुआ होता है। मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन इज बीइंग मिक्स्ड आउट, और उसकी रिफाइनमेंट सही नहीं हुई होती, तभी आपके पास वो सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं आपके कार्बोरेटर के फिल्टर के अंदर। तभी कभी अगर आपने नोट करो कि आप ईरानी पेट्रोल डलवाते हैं, आपकी गाड़ी में कचरा बहुत आता है। अक्सर बाइक्स के इंजन सीज कर जाते हैं, गाड़ी तभी स्टैंड कर जाती है, जो मतलब क्योंकि बिगर इंजन होते हैं, कंबशन ज्यादा कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू बाइक्स, आपकी बाइक्स के इंजन सीज कर जाते हैं, तो ये भी एक वजह होती है। अच्छा आगे, एक मिनट रुकिए, इसके अलावा मुझे 3 एंड 4, अच्छा बुक के साथ एक मिनट रुकिए। types of product, रिफाइनरी फीड स्टॉक का हमने जिक्र कर लिया है। पहले मैं आपके साथ जो ना कुछ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, वो देखें जरा। यहाँ तक बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं बेटा? सब बच्चों को बेटा यहाँ तक क्लियर आउट है कॉन्सेप्ट अभी तक? गुड है बेटा, गुड है, गुड गुड। ठीक है बेटा, बच्चियों को भी समझ आ रहा है बेटा? 32, 34, 54, 82, और कौन कौन सी बच्ची हैं? आप लोग को समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, गुड हो गया। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं अभी। मैं माशाल्लाह, दिस इज लेक्चर 3 एंड 4 राइट नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए पहली क्लास है और आप बच्चे इतने माशाल्लाह समझदार हैं कि लेक्चर 3 और 4 तक आ गए हम लोग माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब आ जाती है रिफाइनरी फीड स्टॉक और क्रूड ऑयल ऐसे वैल्यूएशन। देखिए नॉर्मली आपके पास जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कार्बन रेंजेस के हिसाब से, कार्बन नंबर्स उनकी बॉइलिंग रेंजेस के लिहाज से गिवन है, ठीक है ना। ये वो लुब्बे लुबाब है आपके पास, जो मतलब मेजॉरिटेटिव आपके पास चंक ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो ये है आपके पास। लेफ्ट साइड पे आप देख लेंगे बॉइलिंग रेंजेस आपके पास गिवन है, ऑन द राइट साइड आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिवन है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें, फ्रॉम द बॉटम यू हैव एलपीजी, देन कम्स नैप्था, फिर एविएशन गैसोलीन एंड ऑटोमोटिव गैसोलीन, अलोंग विद दैट आपके जेट फ्यूल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन्स, हेवी ऑयल, एस्फाल्ट, पेट्रोलियम कोक, वैक्स एंड ल्यूब ऑयल। अब देख लें बेटा कार्बन की रेंज कैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कार्बन की रेंज कम हो रही है, चीजें आपकी वोलेटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। कार्बन की रेंज बढ़ती जा रही है तो वोलेटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जा रही है। आगे आपके सामने एक और ये ग्राफ क्या शो करता है, इस फिगर को देख के बेटा आपको क्या समझ आ रही है बेटा बात?
the average carbon numbers on the x-axis अगर आप देखें atoms per molecule, and on the y-axis you have hydrogen to carbon ratio, hydrogen carbon atom ratio कितना चल रहा है. If you move along the left side, अगर आप horizontally अगर आप left side पे जाते हैं तो आपके पास क्रैकिंग ज्यादा हो सकती है. ठीक है, क्रैकिंग होगी तो आपके पास हाइड्रोजन टू कार्बन एटम रेशियो इंक्रीज होता जाएगा. सिमिलरली अगर आप राइटर साइड पे जाते हैं जहाँ पे आपके पास एवरेज कार्बन नंबर एटम्स पर मॉलिक्यूल्स आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपको कोशिश क्या करनी होगी, आपने हाइड्रोजनेशन की तरफ जाना होगा, क्योंकि क्रैकिंग होगी, क्रैकिंग से ही चीज टूट के कार्बन की चेन टूटेगी तो आपके पास शॉर्टर चेन्स बनती जाएंगी. एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो. अच्छा जी, उसके आगे अब क्रूड ऑयल एसे का जिक्र आ रहा है कि व्हाट इज इन क्रूड ऑयल एसे, ये है क्या चीज, ये गालबन आपके साथ मैंने शेयर भी करा है, डिस्कस भी करा है ये सब चीजें. इट establishes a basis for the comparison between different types of crude oils and is necessary to produce experimental data in the form of what we say as an assay. स्लो है. रोल नंबर 78. आवाज स्लो आ रही है बेटा, या लैग, या स्क्रीन लैग कर रही है आपके पास? बाकी सब बच्चों का स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही बेटा? नो सर. नो सर. ठीक है ठीक है. अच्छा जी, crude assays are systematic compilation of data for the physical properties of crude oil and its fractions as well as yields. Now, what can be the main components of crude assay? The first part is the TBP, distillation analysis, the ASTM distillation curve, the API gravity, the characterization factor. इसको हम कहते हैं Watson characterization factor. That is denoted by K. And उसकी इक्वेशन आप समझ लें कि क्यूब रूट ऑफ एवरेज मोलाल बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्रूड. ठीक है ना, क्यूब रूट यानी कि फ्रैक्शन में क्यूब रूट, मतलब न्यूमरेटर में आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा एवरेज मोलाल बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रूड के सैंपल का है, डिवाइड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल. और पांचवी चीज आपके पास आ जाती है बेस सेडिमेंट्स एंड वाटर, BS एंड W. यानी जब बॉटम से निकल रहा है तो उसके अंदर कितने पानी कितना मिकदार में मौजूद है, सेडिमेंट्स कितने मौजूद हैं, TDS कितनी है, TSS कितना है. TDS एंड TSS का तो पता ही होगा बच्चों को, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ये आपने कूलिंग टावर से पढ़ा होगा. फिर उसके बाद आ जाता है फ्लैश पॉइंट्स का जिक्र आ गया, क्लाउड एंड पोर का जिक्र आ गया, ऑक्टेन नंबर का जिक्र आ गया, सल्फर कंटेंट का जिक्र आ गया, विस्कोसिटी का जिक्र आ गया. इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, वो बेहतर रहेगा आपके साथ. अगर मैं गालबन एक क्रूड ऐसे भी शेयर कर दूं तो बहुत फायदा रहेगा. एक मिनट रुकें बेटा, जस्ट अ मोमेंट. एक मिनट रुके बेटा, मैं एक सेकंड आपको वो क्रूड ऐसे आपके साथ शेयर कर दूं, आपकी और आसानी हो जाएगी समझने में. जस्ट अ मोमेंट. एक मिनट बेटा, बस आ गई है, जस्ट अ मोमेंट. मैं ढूंढ ही रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी आ जाएगी.
बेटा अभी मुझे शायद मिल नहीं रहा, आई विल शेयर इट विथ यू, ठीक है, आपके साथ शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास आ जाती है बेटा द फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टराइजेशन डेटा। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके पास फिजिकल कैरेक्टराइजेशन के लिहाज से देखा जाए तो पहली चीज आ जाएगी फ्रैक्शनेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल डिटरमिन्स द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, नहीं आपको पता ही होगा। लाइट क्रूड विल प्रोड्यूस अ हायर अमाउंट्स ऑफ गैसोलीन देन अ हेवियर क्रूड ऑयल, ठीक है। अब टीबीपी डिस्टिलेशन का जिक्र आ जाए तो इसको ये देखें, ये पॉइंट मेन है, एक एएसटीएम डिस्टिलेशन और एक टीबीपी डिस्टिलेशन का जिक्र आ रहा है। The boiling point distribution of crude oil, that is the boiling point versus volume or mass percent, जैसे कि हम बताते थे, is obtained through a batch distillation test, जिसको हम ASTM 2892 कहते हैं। The distillation apparatus has 15 to 18 theoretical plates with a 5:1 reflux ratio. For boiling points below 340, the distillation is performed at atmospheric pressure. The residue is distilled under vacuum conditions. The boiling points under vacuum are converted to normal boiling points. The distillation continues to a NBP of 535 centigrades. This test allows the collection of sample cuts at different boiling points ranges. These cuts can be subjected to physical and chemical measurements or treatment. यानी कि जिस फील्ड से आपने क्रूड इंपोर्ट करना है वहां पे उनकी प्रिमिलरी टीवीपी करके वो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दे देते हैं कि दिस इज आवर डेटा अकॉर्डिंग टू आवर टेस्टिंग आवर क्राइटेरिया, दिस इज द टीपीपी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सिमिलरली फिर हम यहाँ पे आके रिफाइनरीज जब अपने पास इसको रिसीव करती हैं तो क्रूड के हम दोबारा टीपीपी करके देखते हैं। नॉर्मली ऐसे करते तो नहीं है क्योंकि जिस रीजन से हमारे पास क्रूड इंपोर्ट हो रहा है हम उनके डेटा पे ज्यादा रिलाय करते हैं, जैसा कि हमारे पास ज्यादातर अरेबियन लाइट सऊदीया से आ रहा है एंड सब बच्चों को पता है कि सऊदीया हैज वेरी हाई रिफाइनिंग कैपेसिटी, तो एज कम्पेयर टू जो उनके नंबर्स जो हमें कोट किए जाते हैं हम उन पे ही इन्हिसार कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम उसको रीचेक भी करें तो नंबर्स वही आएंगे, रिपीट होके वही नंबर्स आते हैं कमोबेश। अच्छा फिर दूसरा आ जाता है आपके पास एएसटीएम डिस्टिलेशन, ये क्राइटेरिया ये टेस्टिंग क्राइटेरिया है, यानी कि मैं टीवी क्राइटेरिया भी लेके चल सकता हूँ या मैं एएसटीएम का भी क्राइटेरिया लेके चल सकता हूँ। इसी तरीके से एपीआई जो कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी डिफरेंस आपको जो है ना क्राइटेरिया मेंशन आउट करे हुए कि आपने टीवी किस तरीके से मालूम करना है, अपरेटस कैसा होना चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कितनी ट्रेस का जिक्र है, ऊपर कंडेंसर का जिक्र है कि नहीं है, क्योंकि पायलट स्केल पे काम चल रहा है, यानी कि ये लैब स्केल पायलट स्केल पे काम होता है। The distillation of petroleum cut is done in a simple distillation apparatus which does not have a fractionation column. अब यानी क्या जिक्र कर रहा है, फ्लास्क में आपने रखा हुआ है, नीचे से हीट दे रहे हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, फर्स्ट आपके पास जो ना वेपर्स उठेंगे, फिर दोबारा टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फिर थोड़े से वेपर्स उठ के ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी ग्रेजुअली आपके पास डिफरेंट वेपर्स अचीव होते रहते हैं। इसकी जाके अगर आप जो है नेट पे थोड़ा सर्च कर लेंगे कि एसटीएम का अपरेटस जो है वो किस तरह का, आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड अप कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाती है सिमुलेटेड गैस डिस्टिलेशन बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ नॉट कैरिड आउट इन पाकिस्तान। हम गैस क्रोमेटोग्राफी ऐसे जितनी ज़्यादा डिस्टिलेशन के लिए नहीं करते, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम लोग जो फॉरेन फिगर्स एंड डेटा हमें कोट आउट किया जाता है हम उस पर ही इनसार करते हैं। इसके बाद एपीआई ग्रेविटी, ये भी पता करनी होती है, ग्रेविटी ऑफ क्रूड ऑयल डिटरमाइंस इट्स प्राइस कमर्शियली, कितनी प्राइस चल रही है, ग्रेविटी कम से कम एपीआई होगी, यानी एपीआई अगर उसकी लेट सपोज 30 बिलो जा रही है, 20 बिलो जा रही है, बहुत एक्सट्रीमली हैवी जा रहा है, जाहिर सी बात है जितना हैवी क्रूड होगा उतना सस्ता मिलेगा, जितना हैवी होगा उतना गंदा भी होगा। गंदे से क्या मुराद है, उसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल्स, इसकी मिकदार को हम कहते हैं ये गंद कहलाएगा, इसको हम कहते हैं कि दीज आर दी अनवांटेड थिंग्स, ये इवन दो मौजूद होंगी लेकिन इसका रेशो जितना कम होगा उतना फायदा है। सबके साथ शेयर्ड है बेटा, लैग तो नहीं कर रही ना बेटा? अच्छा अब आगे जिक्र करते हैं। A higher API gravity indicates a lighter crude or oil product, whereas low API gravity implies
अ हैवी क्रूड और प्रोडक्ट। देखिए बेटा, ये जिक्र मैंने पहले आपको बताया था, आप कुछ नहीं करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक सिंपल सा कॉलम कंस्ट्रक्ट करें बाय पेंसिल कॉपी के ऊपर। अब आप ये देखें कि आपके पास कॉलम का टॉप सेक्शन है, कॉलम का बॉटम सेक्शन है। टुवर्ड्स द टॉप आपके पास एपीआई ग्रेविटी बढ़ेगी, टुवर्ड्स द बॉटम आपके पास एपीआई ग्रेविटी कम होगी, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि एपीआई ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का इनवर्स रिलेशन है। आपने इक्वेशन देख के आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा कि एपीआई ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि एज द एपीआई इंक्रीजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेस, एपीआई ग्रेविटी डिक्रीजेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस। ये इतना हार्ड एंड फास्ट, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। API gravity is also measured for various petroleum fractions. One of the standard tests is ASTM D1298. फिर उसके बाद pour point का जिक्र आ जाता है। It is defined as the lowest temperature at which the sample will flow, ठीक है ना, और the sample will cease to flow। क्योंकि pour के बाद आपके पास पहले cloud आएगा या pour आएगा, पहले मुझे बच्चे ये बताएं। cloud point का भी जिक्र पढ़ा होगा, सब बच्चों ने सुना भी होगा cloud point। कोई बताना पसंद करेगा? मैसेज पे कर दें बेटा, चैट पे कर दें, नो इशू। जी जी बिल्कुल, पहले क्लाउड आएगा 41 गुड। अच्छा 31 ने सवाल पूछा था सर वाटर कंटेंट का प्राइस से रिलेशन है। नहीं बेटा, प्राइस से रिलेशन नहीं, वाटर कंटेंट हमारा वैसे मतलब अगर आप सिर्फ वाटर कंटेंट का जिक्र कर रहे हो या BSW का जिक्र कर रहे हो, बेस सेडिमेंट्स एंड वाटर का, क्योंकि ये कंट्रोल्ड फैशन में होता है। देखो बेटा, जब जमीन से चीज हम निकालेंगे, जमीन से जब चीज हमने निकाल ली तो उसकी इनिशियल हमने ट्रीटमेंट करनी होती है ना वहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था, उसकी डिहाइड्रेशन भी चलती है वहाँ पे। सबसे पहले वो डिहाइड्रेशन करते हैं क्रूड की, जितना क्रूड आपके पास निकल आता है उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं कि जितना मैक्सिमम क्वांटिटी हम वाटर की मिनिमाइज कर सकते हैं उसको मतलब मिनिमाइज कर सकें, ये होता है। लेकिन प्राइस से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी का कंटेंट होता ही बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो उसका प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल सही है, 41 ने सही कहा, पहले क्लाउड पॉइंट आएगा। यानी क्लाउड से क्या मुराद है, जो वैक्सेस मौजूद होंगी, ऐसी बात है पैराफिनिक क्रूड है हमारे पास, पैराफिनिक क्रूड में आपके पास वैक्स कंटेंट ज्यादा होता है। तो जितना टेम्परेचर आपका लोअर डाउन होता जाएगा तो आपके पास छाइयां बनना शुरू हो जाएंगी क्रूड के अंदर। वो छाइयां क्या होंगी, बेसिकली क्लाउडी, वो क्लाउडीनेस उसके अंदर जो ना आना शुरू हो जाती है। वो फिर क्लाउड पहले इनिशियली नजर आएगा, वो बाद में जाके क्या होगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका वो फिर 4 पॉइंट आपका अचीव हो जाएगा। वो 4 पॉइंट क्या कहता है, द ऑयल ceases to flow, the oil the lowest temperature at which the sample will flow। अब ये क्या बताता है, इट इंडिकेट्स हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू पंप द ऑयल स्पेशली इन कोल्ड वेदर। तभी मैं क्या जिक्र करता था कि बेटा सर्दियों में फर्नेस ऑयल का और डीजल का फ्लैश और पोर बड़ा मैटर करता है, और इसी तरीके से गर्मियों में भी फ्लैश और पोर बड़ा मैटर करता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द aromaticity or the paraffinity of the crude oil or the fraction। A lower pour point means the paraffin content is low। Pour points for the whole crude and fractions below above fractions boiling above 232 are determined by standard tests like D97। इसी तरीके से विस्कोसिटी का जिक्र आ जाता है। अब विस्कोसिटी आपके पास दो टाइप की गिवन होगी, एक आपके पास 100 फ़ारेनहाइट पे गिवन होती है और दूसरी आपके पास 210 फ़ारेनहाइट पे गिवन होती है, ठीक है। द रेजिस्टेंस टू फ्लो और द पंपेबिलिटी, देखिए विस्कोसिटी है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना बेटा फ्लो की। हमने ये देखना होता है, विस्कोसिटी हमें ये डिटरमिन करेगी कि हमारे पास पंपेबिलिटी कैपेसिटी है क्रूड की, या क्रूड पंप किया जा सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको एक जिक्र बताया था स्ट्रीम ट्रेसिंग का, लाइन ट्रेसिंग जब हम तो अलग करते हैं, एक स्ट्रीम ट्रेसिंग का जिक्र था। किसी बच्चे को याद है, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले दिया था। सर क्लाउड और टर्बिडिटी बोथ आर सेम। नहीं नहीं, डिफरेंट है बेटा, बहुत फर्क है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मुझे ये बताएं कि हाँ मैं ये पूछ रहा था, पंपेबिलिटी का जिक्र आ रहा है कि देखें, अगर आप लुक डाउन करें, ये कह रहा है इधर
द पंपेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल, अगर मैं जिक्र करूं वैक्यूम रेजिड्यू का, वैक्यूम रेजिड्यू इजीली पंप किया जा सकता है? जी बेटा, कोई बताना पसंद करेगा? नो सर। तो बेटा रिफाइनरीज में जो वैक्यूम कॉलम्स लगे होते हैं उसके नीचे से वैक्यूम रेजिड्यू किस तरीके से पंप हो रहा होता है? वो जिन खड़े होते हैं वहां पे नीचे। आपको पता है कि विस्कोसिटी बहुत हाई होती है वैक्यूम रेजिड्यू की, तो वो आप फ्लोएबिलिटी या पंपेबिलिटी कैसे बरकरार रखते हैं? एनीवन एल्स? अच्छा, एक मिनट। बच्चे ने cloud point is the minimum temperature at which the first crystal formation starts. Pour point is the minimum temperature below liquid leases its 31 day. बेटा नेट से कॉपी करके डेफिनेशन डालिए। क्वेश्चन रिपीट। आपको समझ आ गया ना रोल नंबर 31? क्लाउड पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है? बस ठीक है। क्वेश्चन 78 बेटा, क्लाउड और टर्बिडिटी डिफरेंट है बड़ी। टर्बिडिटी को तुम उससे कैसे मिला रहे हो तुम? हम्म, ये टर्बिडिटी बेटा वाटर के लिए होती है, हम क्रूड ऑयल का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, टर्बिडिटी का एक बच्चे ने सवाल पूछा ना रोल नंबर 78 ने कि सर क्लाउड और टर्बिडिटी का क्या फर्क है? देखो क्लाउड जो है ना हम जिक्र कर रहे हैं क्रूड ऑयल के लिए, टर्बिडिटी सिर्फ पानी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ अगर आप उसको देख लें कि ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो नजर आनी चाहिए, वो पानी के लिए देखी जाती है। टर्बिडिटी उस सेंस में यूज करते हैं। अच्छा जी, फिर आगे अच्छा, मुझे पंपेबिलिटी का किसी ने नहीं बताया कि वैक्यूम रेजिड्यू किस तरीके से पंप किया जा रहा होता है रिफाइनरीज में। वो तो नीचे पंप तो लगे, पंप तो हो रहा है, लेकिन वो फ्लोएबिलिटी, वो विस्कोसिटी इवन दो इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी नीचे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ही काम कर रहे होते हैं, ना कि पीडी पंप्स काम कर रहे होते हैं। आपने ये भी चीज नोट करी हो शायद। तो मुझे बताएंगे वो किस तरीके से आप पंपेबिलिटी बरकरार रखते हैं? कटर स्टॉप कम अगेन, कम अगेन। तो उसमें मिक्सिंग करते हैं डीजल की शायद। गुड, किस बच्चे ने बताया? माशाल्लाह। टावर। दावर, दावर बेटा सहरी की थी आपने? जी सर। बेटा डीजल कहाँ से मिला रहे हो? मैंने आपको बहुत पहले जिक्र करा था कि जो हैवियर कंपाउंड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी आप स्टीम ट्रेसिंग करते हैं। आपको पता है ना बेटा, पूरे प्लांट में बॉयलर लगे हुए हैं, आपके पास अन्य वाह मतलब हाई फ्लो रेट आपका स्टीम की मौजूदगी है। आपके पास वहां पे जहाँ पे विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रोल अदा करती है, कुछ मतलब प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखा जाए, तो आप उस लाइन को स्टीम ट्रेसिंग कर देते हैं। जैसे लाइन ट्रेसिंग आप देखते हैं ना कि आप लाइन ट्रेसिंग करते हैं, आप प्लांट में जाके एक लाइन को पकड़ के घूमते फिरते रहते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। उसी तरीके से आप लाइन के ऊपर स्टीम की ट्रेसिंग चढ़ा देते हैं। वो स्टीम की ट्रेसिंग चढ़ाने का मकसद क्या होता है? वो स्टीम की ट्रेसिंग से आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है पाइप के अंदर, कि कहीं पे ये चीज चोक ना कर जाए। द मोमेंट जाहिर सी बात है अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप कहीं पे टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया, लेट सपोज पाइपिंग वेंट से होती भी जा रही है ना बेटा, अब वो पाइप कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर उस सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा कम है, अब वहां पे विस्कोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी लूजन आउट होती गई। अब चीज टेम्परेचर लूज हुआ, अब वैक्यूम रेजिड्यू हुआ है, ये टोटली रेजिड्यू है, हाईली कार्बोनेशियस कंटेंट है इसके अंदर। वो क्या करेगा बेटा, जमना शुरू हो जाएगा। मैंने वो चोक होने से लाइन को रोकना है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रीम की ट्रेसिंग चढ़ा दूंगा। पंपेबिलिटी तो मौजूद है मेरे पास, क्योंकि वैक्यूम कॉलम के बॉटम्स पे मेरे पास एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आगे पंप, उस टेम्परेचर की बिना पे गाढ़ा लिक्विड जो है वैक्यूम रेजिड्यू विद रिस्पेक्ट टू विस्कोसिटी, इट इज बीइंग पम्प्ड आउट टू वेरियस अदर यूनिट्स। लेकिन अलोंग द लाइन, जिस लाइन से वो ट्रेवल आउट कर रहा है, उसको मैं स्ट्रीम ट्रेसिंग टिल द एंट्रेंस ऑफ द अदर प्लांट, मैं स्ट्रीम ट्रेसिंग बरकरार रखूंगा कि कहीं पे ये लाइन में चोक ना कर जाए, ठंडा ना पड़ जाए। इस लिहाज से पंपेबिलिटी का जिक्र आता है। अच्छा, उसके बाद जिक्र आ गया कि हाँ, मोर विस्कस ऑयल्स क्रिएट अ ग्रेट प्रेशर ड्रॉप व्हेन दे फ्लो इन पाइप्स। देखो वही सवाल का जवाब भी आ गया कि जितना विस्कस होगा उतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। अब विस्कोसिटी को मैंने क्या करना है, थोड़ा तोड़ना भी है, तो तभी मैंने लाइन की ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी स्टीम के थ्रू, सुपरहीटेड स्टीम की ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, विस्कोसिटी मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इन टर्म्स ऑफ सेंटीस्ट्रोक्स होती है, या सेबोल्ट सेकंड्स आ जाता है, जिसमें आपको बेहतर लगे। नॉर्मली रिफाइनरी यूज सेंटीस्ट्रोक्स, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आ गया। अच्छा, the viscosity is measured at 37.8 centigrade, that is 100 Fahrenheit, by ASTM D445, and by ASTM D446, that is at 99 centigrades, that 210 Fahrenheit। ये बेटा जो ASTM के आपके पास ये गिवन है ना बेटा नंबर्स D1298, इसको काइंडली गो थ्रू करिएगा, चेक इट आउट कि ये है क्या चीज, ये क्या बता रही है आपको, ठीक है ना, किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकती हैं ये चीजें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ऑयल। ये पता ही होगा सब बच्चों को, ये पेट्रोलियम फ्रैक्शन का कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर होता है, ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड्स स्मोक पॉइंट, स्मोक पॉइंट किसके लिए देखा जाता है, जेट फ्यूल या केरोसिन के लिए। अच्छा, जेट फ्यूल और केरोसिन में बेटा कोई फर्क है आपके नजदीक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेट फ्यूल एंड केरोसिन? आई थिंक सो बेटा, मैंने क्लास का टाइम 10:30 रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग। मैं काम करता हूँ आपकी अटेंडेंस नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। जस्ट अ मिनट होल्ड आउट करिएगा अभी, 1 मिनट रुकिएगा। बच्चे ये बताएं, वाइंड अप कर दें लेक्चर आज यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये जी सर। बेटा कोई कमी बेशी की कोई चीज आपको ना समझ आई हो, आप डिस्कस कर लेंगे, आप अपने सवाल नोट डाउन करके रख लें। आप अभी ऑफलाइन कोई बच्चा ना आ जाए बेटा, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा सर अटेंडेंस लगाई है मेरी कि नहीं लगाई? सर आप पे पूरा भरोसा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ को भरोसा नहीं होता ना बेटा। ठीक है, 34, 37, ठीक है, 38, 40, 41, ठीक है, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 67 हो गया, ठीक है, 68 हो गया, 70, 71,
72, 75, 78, 79, 82, 83, 87। ठीक है जी। टर्म बैक 26 नहीं है बेटा? टर्म बैक 26। हाँ, ये माशाल्लाह रोल नंबर 18 ने, हाँ, ये रोल नंबर 18 कौन है बेटा? नाम बताएंगे आप अपना? सही है भैया। रोल नंबर 18 बताएगा नाम बेटा कौन? रोल नंबर 18 हुनैन। हुनैन सर, हुनैन। हाँ, तो बेटा शक हो रहा है, मैसेज पे लिख के बता रहे हो कि सर मेरी भी अटेंडेंस, ये 09 भी लिख रहा है, ये 40 भी लिख रहा है आगे से। खुदा को माने बेटा, क्या आपको यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को? लग गई अटेंडेंस बेटा, क्लासरूम में नहीं बैठे हम। नहीं सर, वो बार ठीक है बार बेटा। कॉल आ रही थी सर, इसलिए। अच्छा, जेट फ्यूल इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ केरोसिन। ठीक है, गुड हो गया बेटा। चले ठीक है बेटा, यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। मैं आपके साथ लेक्चर्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है? कोई कमी बेशी आपको लगे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना? इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई सवाल का जवाब मैं ना दे सका हूँ, मैं आपको दोबारा सवाल आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ज्वाइन नहीं हो रहा था बेटा टर्म बैक 26 को, मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे मैसेज में बार बार अपना जो है ना कमेंट में रोल नंबर बार बार ना लिखें, ठीक है? जब मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी, तो आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है? सर क्लास सैरी में रख लें। नहीं बेटा, ये मतलब ये बुध बाजार में नहीं बैठे हुए आप बेटा, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना? उनके रिकमेंडेशन पे हम चलेंगे, आपकी रिकमेंडेशन पे नहीं चल सकते। इवन तो मेरे लिए भी बहुत आसानी है, लेकिन बेटा जो टाइम है वो टाइम है, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। आई होप सब बच्चों को सही समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो वही दोबारा कह देता हूँ, आप अपने सवाल लिख के रख लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवाल जवाब को आंसर आउट करते हैं, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।